नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 3 लड़कों की तस्वीर है। और इधर जो तस्वीर देख रहे हैं, यह ताबूत की तस्वीर है। इस ताबूत में इन 3 लड़कों का गोलियों से छलनी जिस्म 80 दिन बाद इन लड़कों के परिवार को सौंपा गया है। और यहां जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इन 3 लड़कों की माताएं हैं। और यहां जो तस्वीर देख रहे हैं, ये 3 लड़कों के परिजन हैं। क्या रिश्ता है इन चारों तस्वीरों में? ऐसा क्या हुआ कि ये 3 लड़के ताबूत में कैद हो गए? और ऐसा क्या हुआ कि 80 दिन बाद गोलियों से छलनी लाश इन 3 लड़कों की उनके परिवार को सौंपी गई और 80 दिन बाद इन 3 लड़कों को सुपुर्दे खाक किया गया? जी हां दोस्तों, कहानी बहुत दर्दनाक है, तकलीफ देह है, रोंगटे खड़ी करने वाली है, परेशान करने वाली है। हो सकता है मेरे वीडियो में आपने इन 3 लड़कों की तस्वीरें पहले कभी देखी होगी, क्योंकि इनका जिक्र मैंने पहले भी 2 वीडियो में किया है। ये तीनों लड़के कश्मीरी हैं। है नहीं थे, जुबान से है निकलता है, अब इस दुनिया में नहीं है। इन 3 लड़कों को सेना ने, सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकवादी मानकर, आतंकवादी घोषित कर एनकाउंटर में मार दिया था। करीब 79 दिन बाद इनकी लाश को कब्र से खोदकर निकाला गया और परिवार को सौंपा गया। 80 दिन बाद उस लाश का क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ परिवार वालों की तसल्ली के लिए, क्योंकि परिवार वाले चाहते थे कि कम से कम अपने बच्चों का अंतिम संस्कार तो खुद करें, सुपुर्दे खाक तो खुद करें। उस सेना की तरफ से दफनाई गई उन लाशों को अपने गांव लाए और उसके बाद 3 अक्टूबर को कश्मीर के राजौरी इलाके के गांव में इन 3 लड़कों का अंतिम संस्कार हुआ। कहानी क्या है दोस्तों, शायद आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं। इन 3 लड़कों की कहानी, इनके साथ जो कुछ हुआ, वो पहले भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है, लेकिन आज इसलिए क्योंकि दैनिक भास्कर ने दीपक खजूरिया के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट में ही ये तस्वीरें हैं, ताबूत की तस्वीरें और उनके परिजनों की तस्वीरें, उस वक्त की तस्वीरें जब कब्र से इनकी लाशें निकाली गई। दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि राजौरी के एक गांव में रहने वाले लड़के, तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, बार बार जुबान से हैं निकलता है, थे, और काम की तलाश में, लॉकडाउन जब हटा, काम की तलाश में कश्मीर के दूसरे इलाके में गए। शोपियां के आसपास के इलाके में कहीं किराए के मकान में तीनों लड़के रह रहे थे, ठहरे थे। तारीख थी 17 जुलाई। 17 जुलाई को इन तीनों लड़कों ने अपने परिजनों को फोन करके बताया कि मैं इस इलाके में हूं, किराए का घर लिया है, काम की तलाश कर रहा हूं। और 18 तारीख को उसी इलाके में सेना और सीआरपीएफ का एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। सेना की तरफ से दावा किया गया कि विदेशी अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स को सेना ने मार गिराया और उन मिलिटेंट्स के पास गोला बारूद और हथियार बरामद हुए, विदेशी। तारीफें हुई, चैनलों पर खबरें चली, लेकिन 1-2 दिन के भीतर आशंकाएं हुई कि ये कौन थे, कैसे मारे गए। फिर भी बात दबी रही, सवाल उठते रहे। लेकिन 10 अगस्त को उस एनकाउंटर के करीब 22 दिन बाद उन तीनों के परिजन राजौरी के थाने में पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि शोपियां में जो 3 लड़के मारे गए हैं वो उनके परिवार के और उनके परिजन हैं। उसमें एक लड़का 16 साल का भी था। और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर मुहिम चली तो सेना ने जांच के आदेश दिए। जांच का नतीजा कुछ हफ्तों के बाद आया तो पता चला कि हां, दरअसल एनकाउंटर के लिए जो कायदे कानून है, जो सेना को अधिकार मिले हुए हैं, उन सारे अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इन 3 लड़कों को विदेशी आतंकी कहकर मार गिराया था। और जब मार गिराया था तब अगले दिन सेना ने दावा भी किया था, बाकायदा प्रेस को बताया था कि कितने दुर्दांत आतंकवादी थे।
लेकिन उसके बाद सेना ने दोषी माना, अपने जवानों को उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। फिर इनके डीएनए की जांच शुरू हुई, क्योंकि इस बात की तस्दीक हो कि जो मारे गए दरअसल राजौरी के ही लड़के थे। फिर अभी बीते कुछ दिन पहले डीएनए की रिपोर्ट आई। फिर कश्मीर के आईजी ने कहा कि हां, डीएनए की रिपोर्ट से साबित हुआ कि ये 3 लड़के वही थे जो राजौरी के गांव से काम की तलाश में निकले थे और मजदूर थे। ये 3 लड़के जिनका नाम हर बार मैं अपने वीडियो में, जब भी मैं 3-4 बार मैंने वीडियो बनाया है, इब्रार अहमद, मोहम्मद इब्रार, इम्ताज अहमद। इन 3 लड़कों की बॉडी सेना ने एनकाउंटर के बाद बारामूला इलाके में दफन कर दी थी, लेकिन परिवार वाले चाहते थे कि सुपुर्दे खाक वो खुद करें। और उसके बाद पुलिस प्रशासन की निगरानी में 2 तारीख की रात को, 2 अक्टूबर की रात को कब्र से इनकी लाशें निकालकर ताबूत में उनके परिवार को सौंप दी गई। और उसके बाद 3 तारीख को राजौरी के एक गांव में, छोटे से गांव में इन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। तो इस वीडियो के जरिए मकसद यह था दोस्त बताने का कि जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो उसके पीछे ऐसी चीजें भी होती हैं। लगता है एनकाउंटर में आतंकी मारे गए, वाहवाही, तारीफें, सब कुछ, लेकिन ये तीन लड़के, इनकी माएं, अब जरा सोचिए। इसमें उनके परिवार वाले ये भी कह रहे हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से ही बता रहा हूं, परिवार वाले ये भी कह रहे हैं उसमें एक लड़का ऐसा था जिसके परिवार के 7 लोग सेना में रह चुके हैं, करगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं, और उसके बाद उस परिवार के 3 लड़के जो नौकरी काम की तलाश में घर से निकले थे, उन्हें आतंकी कहकर, आतंकी घोषित करके मार दिया गया। और परिवार के दुख, परिवार की तकलीफ की कल्पना शायद आप नहीं कर सकते। भास्कर में ही जो खबर है उसमें बताया गया है कि परिवार का कहना है कि एक लड़का इब्रार कुवैत जाने वाला था, लेकिन उसके उस हवाई जहाज का टिकट भी हो चुका था, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुक गई। और उसके बाद इब्रार अपने भाई जावेद को पीएचडी करवाने के बाद सऊदी अरब भी भेजने वाला था। छोटी बहन की शादी भी उसने कराई थी। अब खुद विदेश जाना चाहता था ताकि परिवार मजदूरी से ऊपर उठे, लेकिन दुनिया से उठ गया। तो ये तकलीफ देह कहानी भास्कर ने छापी है, और उनकी तकलीफ, उनके बारे में पढ़कर तस्वीरें मैं आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ। और ऐसे एनकाउंटर पहले भी 2 एनकाउंटर बहुत कुख्यात एनकाउंटर हैं माछिल में, और वहाँ भी सेना ने माना था कि बेकसूर को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। तो ऐसे एनकाउंटर पर जब सवाल उठे तो दोस्तों इसको देशभक्ति से मत जोड़िए। इसको ये मत कहिए कि सेना पर सवाल है, ये मत कहिए कि जो मारा गया वो आतंकी ही होगा। अगर उसमें गुंजाइश है कि उस एनकाउंटर में कुछ फर्जीवाड़ा है, ये मारा गया या मारे गए लड़के आतंकी नहीं हैं, और इसकी जानकारी मिलती है और सवाल उठते हैं, तो देश में एक ऐसा अचानक सोशल मीडिया पर माहौल बनता है कि जो लोग कह रहे हैं वो देशद्रोही। इस मामले में भी ऐसा हुआ था, और मैं जानता हूं कि ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। इस वीडियो में भी आप में से बहुत लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे, लेकिन सेना ने भी माना कि एनकाउंटर गलत था, पुलिस ने भी माना, और सबूत सब सामने है। कब्र खोद कर उनकी लाशें, गोलियों से छल्ली लाशें 79 दिन बाद, 80 दिन बाद मान ली, 80 दिन बाद परिवार को सौंपी गई है। जिंदा चला था 17 जुलाई को, ताबूत में बंद होकर लौटा 3 अक्टूबर को। यह त्रासद स्थिति उस परिवार की है। दैनिक भास्कर की ही इस रिपोर्ट में इब्रार के पिता यूसुफ चौधरी की एक तस्वीर है। उस तस्वीर में यूसुफ चौधरी इब्रार के 15 महीने के बच्चे को गोद में लेकर खड़े हैं। जरा सोचिए, 15 महीने का ये बच्चा बिना बाप का हो गया, बिना पिता का हो गया। उसके पिता के सीने पर, जिस्म पर गोलियां चली, सेना की, अर्धसैनिक बलों की, और उसे आतंकवादी समझकर मार दिया गया। अब ये बच्चा जिसके माथे से पिता का साया उठ गया, वो बुजुर्ग यूसुफ चौधरी
जिनके बुढ़ापे का सहारा, जिनके बुढ़ापे की लाठी इब्रार गोलियों से छलनी होकर चला गया। उन्हें इतना सुकून है, सिर्फ इतना सुकून, कि कब्र से 80 दिन बाद लाश को लेकर सुपुर्दे खाक करने का उन्हें मौका तो मिला। लेकिन तकलीफ यही कि हमारे परिवार से 7 लोग सेना में थे और उसी सेना का शिकार मेरा बेटा हुआ है। सवाल खड़े करते रहिए दोस्त, इनकाउंटर कहीं भी हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अजीत अंजुम के नाम से मेरा चैनल है और मैं कश्मीर के इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि ये माएँ अपने लाडलों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगी, और वो भी तब जब जब उन्हें याद आएगा कि उनके लड़कों पर गोलियां चली हैं। उन्हें जो जिस्म मिला 80 दिन बाद गोलियों से छलनी था। मन को तसल्ली देने के लिए उन्होंने अपने लाडलों के शरीर को शायद छुआ होगा, शरीर के कुछ हिस्से बिखरे हुए से, लेकिन उन्हें जो दंश, उन्हें जो तकलीफ मिली है वो ताउम्र के लिए। फिलहाल नमस्कार।